नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे कक्षा 11th पेपर इकोनॉमिक्स का है। और ये जो पेपर है ये फाइनल पेपर है और इसका जो कोड नंबर है 2012 है और ये अप्रैल 2022 इसकी जो सीरीज़ है 11 अप्रैल 2022। बच्चों ये जो हमारा पेपर हुआ ये 24 मार्च 2022 को संपन्न हुआ और अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ये हमारा 80 मार्क्स का पेपर है और 2.5 घंटे का हमें समय मिला। और इसमें एक और ख़ासियत है कि इसके जो पेपर हैं जो क्वेश्चन हैं वो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न नंबर 1 से जो 40 तक हैं, 1 से और 40 तक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि 1-1 मार्क्स के हैं और 40 मार्क्स के पेपर है क्वेश्चन है यहाँ पर 1 से 40 तक। और 2 से 6 जो क्वेश्चन हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं और 7 से 11 तक जो क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स के हैं और 12 से 14 तक जो क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क्स के हैं। तो बच्चों इसका हम ए पार्ट हम करेंगे जिसमें 1 से 40 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो देखो बच्चों इस प्रकार से हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, ध्यान से देखना। सही विकल्प चुनिए, कौन सी आर्थिक क्रिया है। देखो कौन सी आर्थिक क्रिया है। ए ऑप्शन है उत्पादन, बी है उपभोग, सी है निवेश और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो बच्चों, एक अच्छी प्रश्नावली का मुख्य गुण है। जो एक अच्छी प्रश्नावली है उसका मुख्य गुण क्या है, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे। अगला जो दूसरा प्रश्न है, एक अच्छी प्रश्नावली का मुख्य गुण। देखो कठिनता, अनुचित क्रम, प्रश्नों की कम संख्या, अनुचित प्रश्न। तो देखो बच्चों सबसे जो अच्छा जो गुण है प्रश्नावली का, ये कोई गुण नहीं है। कठिनता कोई गुण नहीं होता, अनुचित क्रम भी कोई गुण नहीं होता, अनुचित प्रश्न भी गुण नहीं होता। तो प्रश्नों की कम से कम संख्या होनी चाहिए एक अच्छी प्रश्नावली में। एक अच्छी प्रश्नावली का ये जो गुण है वो प्रश्नों की कम से कम संख्या। तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जो हमारे सामने इस प्रकार से आ रहा है, अभी हम देखेंगे। अगले पेज पर है हमारा क्वेश्चन। तीसरा जो प्रश्न है वो आप देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक अच्छे वर्गीकरण का मुख्य तत्व है व्यापकता, व्यापक, स्पष्टता, सहजातीयता, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है बच्चों। तीसरे जो प्रश्न है उसका ऑप्शन डी है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि सारे ही अच्छे वर्गीकरण के मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है फोर्थ। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है देखिएगा। एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित संगठन है। किसके रूप में? देखो एक सांख्यिकीय सारणी, हम सारणी की बात कर रहे हैं, आंकड़ों का खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित संगठन है। देखो बच्चों स्तंभों के रूप में, पंक्तियों के रूप में। स्तंभ होते हैं इस प्रकार से और रो होती है इस प्रकार से। स्तंभों और पंक्तियों के रूप में सी ऑप्शन है। इसमें दोनों है, रो भी और कॉलम भी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सी है। क्योंकि देखो इसमें रो एंड कॉलम, स्तंभ और पंक्तियाँ दोनों ही होते हैं एक सांख्यिकीय सारणी में, इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, 5वां जो प्रश्न है, दंड आरेख के प्रकार हैं। देखो दंड आरेख जो हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं? सरल दंड आरेख, बहुगुणी दंड आरेख, प्रतिशत दंड आरेख और उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है बच्चों कि उपरोक्त सभी आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब हमारे सामने है 6th जो प्रश्न है, छठा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आप देखेंगे। छठा प्रश्न, श्रेणी सहसंबंध का सूत्र है। देखो बच्चों ये श्रेणी सहसंबंध का सूत्र है। श्रेणी हमने यहाँ देखना पड़ेगा, श्रेणी। तो देखिएगा यहाँ पर जो आर के इक्वल टू 1 + 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर होता है। यहाँ पर 3 है इसलिए ये नहीं है। n3 माइनस में n बाकी ठीक है। और ये आर के 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर n2 है। यहाँ पर n3 होना चाहिए था, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों।
आर के इज इक्वल टू 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। n3 माइनस में हम n, तो देखो बच्चों ये जो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n3 माइनस n1 माइनस में। और यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ प्लस का निशान है, जबकि होना चाहिए था माइनस का निशान, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट पेज पर है। ये है हमारे सामने 7वां प्रश्न है बच्चों, देखेंगे। कृषि शामिल की जाती है प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों जो कृषि है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाती है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हमारा 8वां प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए, नई आर्थिक नीति लागू की गई, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कब लागू की गई थी? 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1993 में। तो बच्चों बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी वो 1991 में लागू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, आप देखेंगे। अभी हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, कैलोरी मापदंड से, कैलोरी मापदंड से मापा जाता है। किस मापदंड से मापा जाता है कैलोरी? इसका मतलब ये है कि किस मापदंड से, किसको कैलोरी मापदंड से मापा जाता है, किसको मापा जाता है? ए ऑप्शन है निर्धनता को, बी है बेरोजगारी को, सी है निवेश को, डी है उपरोक्त सभी को। तो बच्चों यहाँ पर निर्धनता को मापा जाता है कैलोरी मापदंड से, तो निर्धनता यहाँ पर आएगा। क्योंकि देखो बीपीएल यानी कि जो पॉवर्टी है, भाई कौन लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं, तो वो कैलोरी से मापा जाता है। जैसे गांव में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी चाहिए, तो वो निर्धनता रेखा अगर मान लीजिए 2400 कैलोरी गांव में नहीं मिल पाती है या शहरों में 2100 कैलोरी नहीं मिल पाती, तो हम ये कहेंगे कि ये बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि ये निर्धनता को मापा जाता है। ये क्लियर हो गया है। 9वें प्रश्न का उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है। 10वां प्रश्न है, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नामक लेख में कौन सी धारणा का प्रतिपादन किया गया? देखो बच्चों, आवर कॉमन फ्यूचर ये धारणीय विकास वाला जो हमारा लेसन था उसमें से लिया गया है। आवर कॉमन फ्यूचर आर्थिक समृद्धि को, कि देखो कौन सी धारणा का प्रतिपादन किया गया? आर्थिक विकास का, धारणीय विकास का। देखो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है धारणीय विकास का। अवर कॉमन फ्यूचर जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो की गई थी उसमें धारणीय विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया था। और धारणीय विकास क्या था कि भावी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, वही धारणीय विकास था। और उसी का प्रतिपादन किया गया था अवर कॉमन फ्यूचर लेख नामक उसमें लेख में, जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये 1987 में, पहली बार 1987 में ये जो प्रस्तुत किया गया था अवर कॉमन फ्यूचर नामक लेख में, भाई इस धारणीय विकास का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी हमारे पास है अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से देखिएगा। देखो 10 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, हमने सत्य और असत्य बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी कला तथा विज्ञान दोनों ही है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो बच्चों, सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों ही, इसलिए ये ट्रू है, यानी कि सत्य है। आप इसको हिंदी में सत्य भी लिख सकते हो और ट्रू भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक सारणी का मुख्य भाग होता है, ये भी ट्रू है, ये भी सत्य है, ठीक है। 12वां प्रश्न भी हमारा होगा, इसका भी आप सत्य लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित संख्या का समांतर माध्य 8 है, निम्नलिखित संख्या का समांतर माध्य 8 है, ये सही है या गलत है? देखो बच्चों, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? जैसे हम 7 + 8 + 8 + 10 + 12 इन सब को जोड़ लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा x। और इसको जितने से 1 2 3 4 5, ये 5 हैं सीरीज में, यानी कि संख्या 5 है, तो उसको n से डिवाइड करेंगे, n का मतलब है 5। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 12 और 10 होता है हमारा 22, 22 और 8 होता है 30, 30 और 15, 30 और 15 हमारा हो गया 45।
और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 9, जबकि यहाँ पर हमारा है 8, इसलिए ये गलत है। हम क्या कहेंगे, फॉल्स है। देखो दोबारा से जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15, 15 और ये हो गया 10 25, 12 और 8 20, 45, 45 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 9 आएगा, तो ये गलत है, ये फॉल्स आ जाएगा। इसका उत्तर होगा फॉल्स या असत्य। इसका हम क्या कहेंगे, 13वें का असत्य। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, 14th जो क्वेश्चन है बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र में शामिल होती है। देखो बच्चों, बैंकिंग ये सेवा क्षेत्र में शामिल होती है, तृतीय क्षेत्र में शामिल होती है, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। असत्य हम इसका उत्तर देंगे, क्योंकि बैंकिंग सेवा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, ये फॉल्स है। 14वां भी हमारा हो गया। अब है 15वां, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1950 से लागू हुई थी। ये असत्य है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1 अप्रैल से तो शुरू हुई थी, लेकिन 1951 से लागू हुई थी, इसलिए ये असत्य है, ये फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, नई आर्थिक नीति में एलपीजी मॉडल अपनाया गया था। एलपीजी मॉडल इज अप्लाइड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल सही है, ट्रू है। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 24 जुलाई 1991 में शुरू की गई थी, तो ये सही है, सत्य है। इसका हम लिखेंगे सत्य या ट्रू। ठीक है बच्चों। 17th क्वेश्चन है, उद्योगों में सामान्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। बिल्कुल गलत है, ये असत्य है, फॉल्स है, असत्य हम इसका लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ना छुपी हुई बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, उद्योगों में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्धनता तथा निरपेक्ष निर्धनता में अंतर पाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, सापेक्ष निर्धनता होती है कंपैरेटिवली, यानी कि देखो एक होता है रिलेटिव, हम जब दो देशों के बीच में या दो प्रांतों के बीच में या दो अलग अलग देशों के बीच में, मतलब हम अगर मान लीजिए दो, तो तुलना करके जब निर्धनता को मापते हैं तो वो सापेक्ष निर्धनता होती है। निरपेक्ष निर्धनता होती है अपने आप में, यानी कि उसको, निरपेक्ष का मतलब है कि उसकी जो भी मिनिमम नीड्स हैं या न्यूनतम आवश्यकताओं को वो पूरा करता है या नहीं करता है, तो वो उसकी बात करता है। सापेक्ष निर्धनता में होती है तुलना दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे जिलों से, तो ये इस तरह से है। तो सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में अंतर पाया जाता है, ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां। देखो बच्चों, बहुलक 3 मीन माइनस में 2, देखो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, देखिएगा ये बहुलक का है, ये बिल्कुल सही है, ये फार्मूला, ये ट्रू है, सत्य है। देखिएगा ये बहुलक को हम ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू 3m माइनस में 2 बार, बिल्कुल ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 20वां। आप देखेंगे मध्य मूल्य उच्च सीमा जमा निम्न सीमा बटे में 2 आता है, जबकि यहाँ पर 4 है। 4 के स्थान पर अगर यहाँ पर 2 होता तो ये ठीक होता, इसलिए अब फॉल्स है, फॉल्स है, यानी कि असत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, रिक्त स्थान भरें। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त डैश जाता है। देखिए, सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, किया आएगा, ये हमारा ठीक है, बिल्कुल सांख्यिकी, क्योंकि सांख्यिकी संख्याओं का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है 22वां, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। वर्ग विस्तार आएगा, वर्ग विस्तार आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्ग मध्य मूल्य ये नहीं होता, उच्च सीमा और निम्न सीमा के को जोड़ करके अगर हम 2 से भाग देते हैं तो मध्य मूल्य होता, लेकिन अब यहाँ वर्ग विस्तार आएगा। 23वां प्रश्न आप देखिएगा, समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, अधिक प्रभाव पड़ता है। समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर अधिक आएगा, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का मध्य का है। देखो बच्चों, पहले में आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, ये आरोही क्रम में लिख रखा है। अब मध्य का क्या होता है कि n जमा 1/2, ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 जमा में 1 यानी कि 6, 6/2 तीसरे नंबर का, तो ये होगी 6। और यहाँ पर ये जो 6 है ना, 6 वाला ठीक है, मध्य का यहाँ पर कितनी होगी, 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, श्रेणी सहसंबंध गुणांक खाली स्थान ने दिया है। श्रेणी सहसंबंध गुणांक स्पीयरमैन ने दिया है। देखो श्रेणी जो सहसंबंध गुणांक है वो किसने दिया है, वो स्पीयरमैन ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26वां, उद्योग क्षेत्रक में शामिल होते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल होते हैं। कहाँ शामिल होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। देखो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, बैंक तृतीयक क्षेत्र में, तो उद्योग यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंड सेक्टर में होता है। इसको मैं लिख देती हूँ, द्वितीयक क्षेत्र ही हम मान लेंगे इसको, तो ये ठीक है द्वितीयक। आगे है न्यू आर्थिक नीति जुलाई 1991 में लागू की गई थी। 24 जुलाई आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 24 जुलाई, तो यहाँ पर 24 जुलाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षात्मक बेरोजगारी खाली स्थान क्षेत्र में पाई जाती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन सेक्टर, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, और ये इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है बिल्कुल ठीक है, तो ये उद्योगों में पाई जाती है, यानी कि उद्योग में पाई जाती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, खाली स्थान कृषि साख का एक संस्थागत स्रोत है। देखो खाली स्थान बैंक कृषि शाखा का एक संस्थागत स्रोत है। देखिएगा एक होता संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल, देखो इंस्टीट्यूशनल जो है वो बैंक आएगा यहाँ पर, संस्थागत संस्था है, ओके, तो ये हमारा यहाँ पर बैंक आ जाएगा, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, धारणीय विकास को खाली स्थान से मापा जाता है। देखो बच्चों धारणीय विकास को किस चीज़ से मापा जाता है, विशुद्ध बचतों से मापा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा विशुद्ध बचतें, विशुद्ध बचतों से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, देखिएगा यहाँ पर सही मिलान करें, प्रश्न संख्या 31 से 40 तक सही मिलान करें। तो देखो बच्चों पहला 31वां है कोटा प्रतिचयन, और इधर सामने ऑप्शन है धारणीय विकास, ये नहीं मिलता है, तो अगले पेज पर हम देखेंगे कोटा प्रतिचयन, कोटा सैम्पलिंग किस चीज़ का है और धारणीय विकास किस चीज़ का है, तो नेक्स्ट पेज हमारा आ जाता है। अब देखिएगा हमने देखा कोटा प्रतिचयन, अब इधर से हम देखेंगे कृषि क्षेत्र, उदारीकरण, प्रतिदर्श विधि, ये बिल्कुल ठीक है। देखिएगा ये जो हमारा 31वां था यहाँ पर 31वां लिख देंगे कि 31वां का है डी, और 31वें के सामने हम लिख देंगे पिछले पेज पर जा कर के, वहाँ पर हम डी लिख देंगे। देखिएगा पिछले पेज पर हम गए, जो 31वां है यहाँ पर हम डी लिख देंगे, प्रतिचयन विधि। नेक्स्ट देखिएगा हमने यहाँ पर डी देखा। अब है अगला है 32वां, शीर्षक तथा उपशीर्षक किस चीज़ में होते हैं, 32वां शीर्षक तथा उपशीर्षक, अभी हम इसको देखेंगे, सारणी में होते हैं, तो ये जी जो है यहाँ पर आ जाएगा 32वें में, यहाँ पर जी आ जाएगा। अगला है स्थिति औसत। देखो बच्चों औसत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिति संबंधी, एक होता है स्थिति संबंधी औसत होता है, एक गणितीय औसत होता है। तो देखो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये होते हैं गणितीय औसत, जबकि स्थिति संबंधी औसत होता है जैसे मध्य का है, विभाजन मूल्य स्थिति संबंधी होता है। तो स्थिति संबंधी औसत जो 33वां है इसका हम देखते हैं, यहाँ पर हम ढूंढते हैं इसमें, जैसे हम गए ये मध्य का, ये एच है, तो हमने देखा ये कौन से का है, ये स्थिति संबंधी औसत जो है 33वां है, तो एच के आगे हम 33वां लिख देते हैं, यहाँ हो गया हमारा 33वां, और एच वहाँ लिख देते हैं जहाँ पर ये आ गया स्थिति संबंधी औसत। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। देखो बच्चों मौसमी बेरोजगारी यह कृषि में पाई जाती है। अब हमने यहाँ पर कृषि ढूंढना है, मौसमी बेरोजगारी यहाँ देखेंगे हम कृषि क्षेत्र में, तो ये मौसमी बेरोजगारी जो है ये 34वां है, और ये रहा 34वां, तो ये है बी, मौसमी बेरोजगारी के आगे हम लिख देते हैं बी। नेक्स्ट है समूहीकरण विधि। समूहीकरण जो विधि है वो बहुलक निकालने की होती है, तो अब हम ढूंढेंगे बहुलक। 35वें का उत्तर है बहुलक, देखेंगे बहुलक, यहाँ पर ये है एच आई, आई है, यहाँ 35 लिख देते हैं बहुलक के आगे, और जहाँ पर जो समूहीकरण विधि है वहाँ पर आई लिख देंगे, यहाँ पर आई आ गया। नेक्स्ट है गणितीय औसत। हमने बोला था गणितीय औसत में होता समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो यहाँ पर गणितीय औसत में अगर समांतर माध्य हमें कहीं मिल जाता है तो उसका आगे 36वां लिख देंगे। देखेंगे अभी देखेंगे, ये रहा 36वां, ये है हमारा जे, तो जहाँ पर ये था वहाँ पर हम जे लिख देंगे। नेक्स्ट है ये मैच हो रहा हमारा, ये जे है।
नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। देखो बच्चों, जब सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन होता है तो उस टाइम पे निजीकरण होता है, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र को बेच दिया जाता है, निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को। तो निजीकरण हम ढूंढ लेते हैं 37वां, ये है ई, और 37 के आगे लिख देते हैं ई। आगे है कीमत था मांग में कैसा संबंध होता है, देखो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, एफ, यहाँ पर एफ आ जाएगा, और जहाँ पर यहाँ पर 38 आ जाएगा। नेक्स्ट है हरित राष्ट्रीय आय। देखो बच्चों, हरित राष्ट्रीय आय कहाँ होती है, जहाँ पर धारणीय विकास होता है। अभी ये तो इसका करेंगे। अब औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति जब हो जाती है तो उदारीकरण होता है। 40वां प्रश्न हम उदारीकरण ढूंढते हैं। अभी हमने देखा उदारीकरण यहाँ है, तो ये 40वां क्वेश्चन है उदारीकरण। सी ऑप्शन हम लिख देंगे 40 के आगे, यहाँ पर आ जाएगा सी। उदारीकरण यानी कि उदार नीति होती है, लाइसेंस की समाप्ति हो जाती है। तो 40वां प्रश्न। अब हरित राष्ट्रीय आय वाला भी हो गया था हमारा, क्योंकि हरित राष्ट्रीय आय है धारणीय विकास में, तो धारणीय विकास था हमारा पिछले पेज पर। अभी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर धारणीय विकास है, ये ए है या 39 है। अब आगे देखेंगे 39 है या नहीं है। अब ये देखिएगा 39, यहाँ पर ए, हरित राष्ट्रीय आय वहाँ पर होती है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया है हमारे सभी। देखो ये जो सारणी था इसमें हमने देखा था, सारणी में अभी हमने करवाया था, क्या था सारणी में, शीर्षक उप शीर्षक ये रहा यहाँ पर 32वें में, और जी में क्या है, सारणी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये रहा सारणी, यहाँ 32वां लिख देते। तो ये सभी मैच हमारे हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अगले पेज पर हम देखते हैं। अगले पेज पे जो है वो हमारे ना अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। ये इसका जो पेपर का मैं बी पार्ट करवाऊंगी, मैं उसमें करवाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चंस हमने बिल्कुल क्लियर किए हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।